जिंदगी की खुशी ना मौत का गम। जिंदगी की खुशी ना मौत का गम। जब तक है दम मैथ पढ़ाते रहेंगे हम। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ की संख्या पत्ती चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हम आपकी प्रश्नावली 1.1 चलाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने पहली क्लास बहुत अच्छे से सीख ली होगी और सारी की सारी डेफिनेशन भी आपने याद कर ली होगी। यदि आप सभी बच्चों ने समस्त डेफिनेशन जो मैंने पिछली क्लास में बताई आपको याद कर ली है, तो इस एक्सरसाइज में डाउट क्या होता है ये माइंड में नहीं रहेगा आपके। बिल्कुल डाउट डाउट पूरी तरह खत्म हो जाएगा यदि पिछली क्लास देख लिए। और नहीं भी देखी, किसी कारणवश कुछ भी रीजन हो सकता है नहीं भी देख पाते बच्चे, तो आप उसको पहली क्लास को देखो, तब जाके ये समझ में आएगी, वरना ये समझ में नहीं आ सकती किसी भी शर्त पे। तो आपका क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता ही है परिमेय संख्या का रूप यही होता है, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख दे परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां पी तथा क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान 0 न हो। तो क्वेश्चन आप आपसे यही कर ले, कितना आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपसे कि क्या जीरो, जीरो मतलब शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अरे जीरो है, जीरो के नीचे वन अपने आप बना लो, क्योंकि वन तो हर एक नंबर के नीचे होता है, वन तो हर एक नंबर के नीचे होता है। तो जो शून्य होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन की भाषा जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। तो यही बात मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या होती है। ये तो मैंने आपको ओरल ही बता दिया कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। आपने नीचे वन ही तो माना, जीरो कौन सा माना आपने? तो वास्तव में जो जीरो होती है वो परिमेय संख्या होती है। फिर भी मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, आप ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो बात मैंने आपको बोली कि हाँ जीरो परिमेय संख्या है, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में, मतलब 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी बटे क्यू का रूप का मतलब ये देखो, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू, अरे पी तथा क्यू का मतलब है अंश बटे, मतलब पी तो है ऊपर वाला और क्यों है नीचे वाला, दोनों के दोनों पूर्णांक है। जीरो भी पूर्णांक होता है, वन भी पूर्णांक होता है, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में, चाहे पी हो जाए 0 लेकिन क्यू 0 न हो। जिस दिन भी क्यू 0 हो गया, उस दिन 0 से आप किसी भी नंबर को भाग करके देखो, अनंत आ जाएगा, और अनंत की परिभाषा नहीं होती। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास, आपके सामने बोर्ड पे है कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है। कोई आपसे पूछे बताओ जीरो परिमेय संख्या होती है, तो आप बिल्कुल बताओ उनको हाँ जीरो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। पी तथा क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जीरो भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस बात को नोट करो अपनी नोटबुक में। इससे अगला नंबर बताता हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लो। ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन इस साइड में है और सॉल्यूशन पहले वाले का ये इस साइड, मतलब जो हल है पहले वाले का हल है। ठीक है, तो ये नोटबुक करो अपनी नोटबुक में। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 का, मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में वैसे तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन क्वेश्चन की जो चाहत है
कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी बात को जानना जरूरी है। जैसे आप देखो, मैंने सभी अच्छे से 5 लिख लिया, 5, ठीक है। अगर मैंने ये 5 है फिलहाल, तो 5 में मैंने 7 से गुना कर दी और 7 से ही कर दिया भाग। तो इस आंसर पे मतलब उस 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी से गुना कर दो, उसी से भाग कर दो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं? क्योंकि 7 से 7 एक बार कटेगा। अब 5 की और 1 की गुना ही तो होगी, 5 एकम 5। किसी भी किसी भी संख्या में यदि दूसरी किसी संख्या से गुना कर दी तो उसी से भाग भी कर दो, जिससे गुना करोगे उसी से भाग कर दो। आंसर पे फिर भी फर्क नहीं पड़ पाता। ये जब भी 5 था, ये अब भी 5 है। और देखो, जैसे एक एग्जांपल और देख लो कि 6 है। 6 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब 2 से ही गुना, 2 से ही भाग, 2 एकम 2। अब ये 6 एकम 6 ही है, जू का तू। तो किसी भी संख्या में यदि आप किसी अन्य संख्या से गुना करो तो उस जिससे गुना करोगे उसी से भाग करना। जिससे गुना उसी से भाग, जिससे गुना उसी से भाग। तो आंसर में फर्क नहीं पड़ पाता इस बात से किसी भी प्रकार का। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपको ये बात समझाई अभी जो साफ किया हूं, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी होगा आपका। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे होगा? देखो, जैसे 3 और 4 के बीच में, तो आप पहले 3 लिख लो। करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। 3 है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4, तो ये मैंने 3 लिख दिया। फिर बराबर का साइन बनाओ। इस 3 को एक बार फिर से दोबारा लिखो, इसमें गुना लगाओ, गुना। तो 3 और 4 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 6 परिमेय संख्या निकालनी, 3 और 4 के बीच की। अगर 6 निकालनी तो यहाँ 7 से गुना होगी, 7 से ही भाग होगा। अगर 8 निकालनी होती तो 9 से गुना, 9 से भाग। 10 निकालनी होती, 11 से गुना, 11 से भाग। मतलब जितने उनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, उससे एक ज्यादा से गुना करते हैं, उसी से गुना कर देते हैं, उसी से भाग कर देते हैं। तो उसी से गुना कर दिया मैंने, उसी से भाग कर दिया। जैसे 3 लिखा हुआ है, अरे अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है, एक तो सभी के नीचे होता है। अब आप क्या करोगे? ऊपर की गुना ऊपर करो और नीचे की गुना नीचे करो। देखो, 7 तिये 21, 7 तिये 21, और नीचे 7 एकम 7। अब देखो, ये जो 21/7 है, 21/7 कुल मिला के 3 ही है, लेकिन शकल चेंज करके लिखा हुआ है, क्योंकि 7 तिये 21 अब भी तो 3 बार ही कटता है ये। 7 तिये 21। दूसरा नंबर क्या है? 3 और 4। यही प्रक्रिया हम 4 के साथ भी करेंगे, तथा लिख करके। तथा 4 है, चलो जिस प्रकार 3 को 3 लिखा था, इस प्रकार 4 को 4 भी लिखो। 4 के नीचे आप 1 मान लो, वैसे ही मल्टीप्लाई का साइन बीच में। 6 निकालनी है तो वही प्रक्रिया सेम की सेम, 7 से गुना, 7 से भाग। 7 से गुना कर दो, 7 से भाग कर दो। तो ऊपर की गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे की नीचे के साथ। मतलब अंश की अंश में, हर की हर में गुना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? आप लिखेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, और नीचे 7 एकम 7। अब यदि आप 28 को 7 से भाग करके देखते हैं, 7 चौक 28, तो वापिस यही आ जाएगा जिस प्रकार 7 के 21 से यही आया था। तो आपको क्या करना है? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बतानी। आप यहाँ लाइन लिखो इस बात को ही, अतः अतः 3 और 4 के बीच की, अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। यहां तक नोट करो इस बात को। तो अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। देखो, 21/7 का मतलब 3 ही होता है, 28/7 का मतलब 4 ही होता है। तो 21/7, अरे ये तो 3 है और ये 4 है। अरे 3 ही है, 7 से 21, 7 चौक 28। लेकिन हमें करना 3 और 4 के बीच की बतानी, मतलब बीच की इसके। तो आप क्या करो? अंश में एक जोड़ो और हर को सेम लिखते रहो ऐसे ही। जैसे 21/7 है, आप इसे क्या कर दो? 22/7, कोमा लगा के 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। 26 है ये, 26/7। देखो जगह कम रह गई थोड़ी, चलो इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। 26/7 हो गया, कोमा लगा के
27/7। अब 28/7 तो वापस यही लौट के आ जाएगा 28/7। तो हमें ना तो ये बताना था ना ये बताना, इनके बीच की बतानी थी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पूछी थी, 6 संख्या निकल गई। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26 है। और अच्छे से लिख देता हूँ इसको। 26 है, 26/7, 27/7। तो ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकल चुकी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और अपनी फिर कॉपी में नोट करो इस बात को। ये जो है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं है। इससे अगला क्वेश्चन आता है इसी प्रकार का, मैच करता हुआ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी प्रकार का है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन किया आपने, इसी प्रकार ये भी होगा। आप क्या करेंगे, 3/5 को उतारो पहले। 3/5 सेम का सेम। आप क्या करोगे, एक बार और इसको कॉपी कर लो सेम का सेम। 3/5, फिर यहाँ गुना का चिन्ह लगाओ और चेक करो कितनी निकालनी है बीच की परिमेय संख्या। तो 5 निकालनी है। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय, 5 निकालनी है ना। तो 5 नहीं, आप गुना किसकी करोगे, 6 से गुना, 6 से भाग। मतलब उससे एक अगले नंबर से। 5 पूछी तो 6 से गुना, 6 से भाग। 7 पूछेगा, 8 से गुना, 8 से भाग। मतलब उससे एक ज्यादा से। तो अब क्या करोगे आप, ऊपर की गुना ऊपर करो, नीचे की नीचे गुना करो, ऐसे ही। तो 6 तिये 18 बटे 6 पंजे 30। तो ये जो 18/30 है, कुल मिला के 3/5 ही है, क्योंकि 6 तिये 18, 6 पंजे 30। दूसरा नंबर क्या है, तथा। तथा कह के उसको भी लिख लो। तथा 4/5 है। 4/5 के साथ भी यही प्रक्रिया करो आप। जिस प्रकार 3/5 को सेम लिखा था, उसी प्रकार 4/5 को भी सेम लिखो, सेम का सेम। यहाँ गुना का चिन्ह लगाओ। तो 6 से ही गुना करेंगे हम, 6 से ही भाग करेंगे। 6 से ही गुना, 6 से ही भाग करेंगे। तो ऊपर की ऊपर गुना करो, नीचे की नीचे गुना करो। 6 चौक 24 बटे 6 पंजे 30। तो ये 24/30 कुल मिला के 4/5 ही है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो आपको क्या बताना है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अतः कह के यहाँ रीजन लिखो यही। अतः 3/5 और 4/5, अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। लिखेंगे कैसे इस बात को, देखो बोर्ड पे आराम से। ये देखो 18/30 है और ये 24/30। 18/30 का मतलब 3/5, क्योंकि 6 तिये 18, 6 पंजे 30। 24/30 का मतलब है 4/5, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इनके बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो आप क्या करो, अंश में एक बढ़ा बढ़ा के चलो, बार बार हर को सेम लिखा रहने दो। मतलब 18/30 है, इससे अगला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 19/30। 19/30, एक एक की वृद्धि अंश में करते रहो। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, 20/30। इससे अगला नंबर क्या होगा, 21/30। 21/30। इससे अगला 22/30। इससे अगला नंबर क्या होगा, 23/30। 23/30। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गई। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये निकल गई 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो देख लो, आप भी जिस प्रकार का पहला क्वेश्चन था, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी था। एक दो एग्जाम्पल भी इसी प्रकार के। आप यदि ये समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल अपने आप से कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। अब तो क्योंकि बात आपने अगर देखी है ध्यान से, तो गारंटी है अपने आप से आप एग्जाम्पल भी बनाओगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया 4, उसको भी समझाते हैं।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से टॉपर भी है क्लास 9th के लिए, जितना बच्चों का माइंड होता है उसके हिसाब से देते हैं एग्जामिनर। तो क्लास 9th के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लो और अपनी फेयर में नोट करो। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सत्य असत्य बताने हैं आपको। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन ने, समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा था पहली क्लास में, डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। तो उन परिभाषाओं की जरूरत आपको अब पड़ेगी। जिसने याद नहीं किया वो अपनी प्रॉब्लम देखेगा, और जिसने याद किया वो देखो कितना इंटरेस्ट आता है उसको। तो क्वेश्चन ने कहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य मतलब ट्रू फॉल्स। सत्य है या असत्य मतलब सही है या गलत है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या ही है ये। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे के बता रहा हूं, ये कथन सत्य है या असत्य है। देखो चलो, यहाँ थोड़ी जगह सी है स्पेस। प्राकृत संख्या, चलो शॉर्टकट में लिख दिया कि प्राकृत संख्या ये है। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से, एक, दो, तीन, और अनंत तक जाती है। फिर दूसरा नाम क्या है इसमें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी देखो आप लोग। पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, और ये भी अनंत तक। तो क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब ये वाला ग्रुप प्राकृतिक संख्याओं का, एक, दो, तीन, अनंत तक। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा। आपसे जानना चाहते हैं, बताओ प्राकृतिक संख्या जो है ना, में पूर्ण संख्या भी होती है क्या? तो आप बताओ। देखो, प्राकृत संख्या में मतलब प्राकृतिक संख्या तो एक, दो, तीन यहाँ से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या है जीरो, एक, दो, तीन। इसमें तो जीरो फालतू है और भी ज्यादा। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या इस ग्रुप में तो है ही। देखो, एक, दो, तीन, ये रानी, एक, दो, तीन। इसके पास तो और भी जीरो फालतू है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल बात सही लिख रखी। तो कथन कैसा हुआ आपका? ये सत्य है। ये कथन कैसा आपका? ये सत्य कथन है आपका, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल में आपने देख भी लिया होगा। अगर ये उल्टा बोल देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, फिर गलत हो जाता। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में जीरो तो फालतू है। तो ये सारा का सारा ग्रुप उसमें नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा ग्रुप इसमें है। तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप यदि इस बात का कारण भी लिखना चाहते हैं तो लिख लो। चलो अपना आप से लिख दो, क्योंकि अपना आप ही लिखो, अपना आप। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो एक, दो, तीन से शुरू होती है, और पूर्ण संख्याएं जीरो, एक, दो, तीन से होती है। तो समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसके 3-4 पार्ट है। सेकंड पार्ट अभी दिखाता हूँ आपको, ये बात समझ में आई हो। अरे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होगी, ये सारा का सारा एग्जाम्पल इसमें रखा हुआ है। तो बात सत्य है बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट करता हूँ आपके लिए। तो आपका सेकंड पार्ट है यहाँ से, ये बताओ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है या असत्य है, ये बात आपको बतानी है। तो जब तक नहीं कर सकते आप, जब तक आपकी परिभाषा मजबूत ना हो पूरी अच्छे तरीके से। तो पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, मैं एक बार को आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या, अरे पूर्ण संख्या होती है जो संख्याएं जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, अनंत तक। ये संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं है। और फिर मैंने आपको पूर्णांक के बारे में भी बताया था वैसे ही।
डेफिनेशन में पूर्णांक के बारे में क्या कहा था। इसमें देखो, पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, इधर -1, -2, -3, इधर भी अनंत तक ही है, ये कोमा लगाते लगाते। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, और ये सारा का सारा जो समूह है, ये ग्रुप जो है, ये पूर्णांक का है, पूर्णांक का, और वो ऊपर वाला ग्रुप है पूर्ण संख्याओं का। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो आप लोग, पूर्णांक में तो माइनस वाले भी है। अरे पूर्ण संख्याओं में तो माइनस का मतलब भी नहीं है। पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्णांक में तो -1, -2, -3 ये फैसिलिटी भी एक्स्ट्रा है। देखो 0, 1, 2, 3 कुछ पूर्णांक तो होते हैं पूर्ण संख्या, लेकिन प्रत्येक तो नहीं होता ना। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये कहना चाहता है हर एक पूर्णांक कि कोई भी छूट नहीं सकता। तो प्रत्येक पूर्णांक बताओ कहाँ हो सकता है, आप ही बताओ। -1, -2, -3 पूर्णांक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बात कैसी हो गई आपकी? असत्य हो गई। ये बात है आपकी असत्य। ये कथन असत्य है। अगर आप इसका कारण भी लिखना चाहते हैं तो कारण भी नोट कर लो। कारण अपने आप ही लिखो कारण, चलो मैं बोल देता हूँ ऐसे ही। क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है। कारण लिखना चाहो, आप लिखो कि -1, -2, -3 ये पूर्णांक होने के बावजूद भी पूर्ण संख्याएं नहीं है। अरे पूर्णांक तो है ही, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है, यही इसका कारण हो जाएगा कि -1, -2, -3, -4, -5 बहुत है, आगे तक भी अनंत तक है। ये देखो अनंत। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यदि उल्टा कहता कि बताओ पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है क्या, तब मान लेता मैं, क्योंकि 0, 1, 2, 3 तो ये रखा नहीं, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक आगे। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कारण आपने सेल्फ से अपना आप से नोट कर लिया होगा, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -5 पूर्णांक होने के बावजूद भी पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसके बाद देखो आपका लास्ट पार्ट बच गया, पार्ट नंबर 3। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, मैं इससे आगे आपको पार्ट नंबर 3 भी बताता हूँ। देखो लास्ट पार्ट है बिल्कुल, और दमदार पार्ट है। इसने ये कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसे बताना है आपको ये सत्य है या असत्य है। जब तक नहीं बता सकते आप, मैंने बार बार बोला है, जब तक आपकी परिभाषाएं पूरी तरह मजबूत ना हो। तो एक बार को देखो, ये मैंने ऊपर नोटिस किया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता है कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्या कहलाती है वो। तो एक बात, छोटी सी बात नोट करो, पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस वाले तो नहीं है। पूर्ण संख्याओं के समूह में तो माइनस वाले नहीं है। अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाले भी आ जाए तो उसे तो पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में माइनस वाले तो नहीं होते। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। आप चलो चाहे कुछ भी संख्या लिख लो परिमेय संख्या का, अगर आपको एग्जाम्पल पता हो कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q मतलब हर 0 ना हो। तो देखो जैसे चेक करो, मैंने कुछ भी लिख रहा हूं जो मेरा मन कह रहा है। मैंने एक लिखा, एक एक बताओ आप परिमेय होता है या नहीं होता है? एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि आप एक को एक के नीचे एक कह सकते हैं। देखो दो, दो परिमेय संख्या होता है क्या? दो भी परिमेय संख्या होता है, 2/1। तीन परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल तीन भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 कह सकते हैं आप। चार परिमेय संख्या है क्या? चार भी परिमेय संख्या है, क्योंकि चार को आप चार के नीचे एक कह दो। पांच परिमेय संख्या है क्या? क्योंकि बिल्कुल परिमेय संख्या है ये सारी की सारी जो मैंने एग्जाम्पल लिखे यहाँ तक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब ये देखो -6 लिखा मैंने, और -6 परिमेय संख्या है क्या? पहले तो यही बताओ, -6 परिमेय संख्या है क्या?
तो आप कहोगे -6 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक में प्लस वाले भी चलते हैं और माइनस वाले भी चलते हैं। तो परिमेय संख्याओं में तो माइनस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब हर एक कोई सी भी छूटने वाली नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं, एक जो है, एक जो ऊपर ऊपर गौर करो, एक पूर्ण संख्या भी है। देखो एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी की सारे आगे पूर्ण संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या तो है, साथ ही साथ परिमेय संख्या भी है। दो पूर्ण संख्या है, देखो पूर्ण संख्या के ग्रुप में, तो साथ ही साथ परिमेय संख्या भी है। तीन तीन पूर्ण संख्या है, उसी के साथ साथ परिमेय भी है, क्योंकि 3 को 3/1 कह के परिमेय बन जाता है। 3 से आगे 4 भी तो होगा, 5 6 7 8 यूं ही चलता रहेगा। 4 परिमेय संख्या है, लेकिन साथ ही साथ, सॉरी, 4 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या साथ ही साथ ये परिमेय भी है, क्योंकि 4/1 परिमेय बन जाता है। 5 5 पूर्ण संख्या है और साथ ही साथ ये परिमेय भी है, क्योंकि 5 को 5/1 कह दो ना अगर परिमेय बनानी हो। यदि पूर्ण संख्या से आपको परिमेय में बदलना हो, पूर्ण संख्या को परिमेय में बदलना हो, तो आप हर एक पूर्ण संख्या को एक 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 से भाग करते चले जाओ। लेकिन -6 तो पूर्ण संख्या के समूह में आता ही नहीं, कहीं माइनस तो इधर आएगा, और माइनस जब पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं है, तो अब आप ही बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। इसे देखो, -6/1 परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें माइनस वाला है ही नहीं और यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो बात शायद समझ में आ गई होगी आपके। तो कथन कैसा हुआ है आप ही बताओ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन पूरी तरह 100% असत्य है। कथन हो गया आपका असत्य। यदि आप इसका रीजन भी लिखना चाहते हैं, कारण 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 अपने आप से नोट करो। कारण मैं बोल दूंगा आपको, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लिखो, इसमें एक कारण के सामने लिखो कि -6 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -6 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यही कारण लिख दो, और लिख दो, कुछ और लिखना चाहते हैं। -7 परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 का अगर परिमेय बनाना हो तो 7/1 कह दो। -7/1 बन तो गया परिमेय, लेकिन परिमेय होने के बावजूद भी ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाला है ही नहीं कहीं पे, तो कहां से हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपकी एक्सरसाइज पर्सनाली 1.1 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, तो मैंने आपको कल की पहली क्लास में भी बताया था, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे आप उसको सेव करो, और उस पे क्वेश्चन भेजो, जहां से भी आपको डाउट आया हो कि यहाँ से मेरी समझ में नहीं आ पाया, तो मैं फिर से वीडियो शूट करके आपके सामने भेजूंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपकी समस्त क्लास समझ में आई होगी। यदि आपने पहली क्लास को ध्यान से देखा होगा, पहली क्लास में जितनी इम्पोर्टेंट वे परिभाषाएं हैं, उतना ज्यादा ये भी कुछ नहीं है। परिभाषा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, परिभाषा याद है तो ये कुछ नहीं लगा होगा आपको, और परिभाषा नहीं याद है तो ये बहुत कुछ लगा हुआ अपने आप को, तुम्हें मतलब खुद को। तो फिर मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई हो, तो क्या कीजिएगा, आपकी ड्यूटी, आप सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करो, और उनसे ये बोलो सब्सक्राइब करो, देखो पढ़ाते कैसे हैं। उनको भी अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करें, और आप भी कमेंट में बता दिया करो। आप कमियां बताओ, सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। आप कमियां बताओ, हम जो भी कमी लगेगी हम नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार करके फिर नई वीडियो बनाएंगे। तो मैं कमी पाने का इच्छुक रहता हूँ, मेरे अंदर कमी क्या है, कमी पता लगेगा तब जाके सुधार कर सकता हूँ मैं। अगर आप फेक मैसेज करोगे ऐसे कि हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा, तो उससे कमी नहीं पता चलता और असलियत सामने नहीं आ पाती। आप तो कमी भी बताओ और अच्छा कमेंट भी करो, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी है आप इस बात को कर दिया करो। इससे क्या होता है, अपना हौसला बुलंद होता है, हौसला हौसला बुलंद होता है, और पता चलता है कि हमने जो मेहनत कर रही है, बच्चों को उस बात का रिजल्ट मिल रहा है।
फिर लास्ट में कहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखते रहोगे तो 95% नंबर आपके आने से कोई ताकत नहीं रोक सकते। तो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।